मैं अल्लाहपुर नहीं रहता था और कहा पढ़िए। उस समय ये हो गया था कि जनमत जो है यहाँ से निकलेगी और मुझे कह दिया गया कि संपादन कीजिए। हमने वो कविता रख ली, हमने कभी हम छापेंगे। बहरहाल बहुत ही नरक किस्म की छपाई के लिहाज से क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी। बहरहाल उस कविता को जनमत में जो छपी थी पागलदास, उसको भारत भूषण सम्मान मिला। फिर यही क्या नाम है गया सभागार में तमाम अवरोधों के बाद पानी वानी तो बरस ही रहा था और भी कुछ अवरोध थे। बोधिसत्व का अभिनंदन हुआ, मार्कंडेय जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ऐसे ही रविकांत बैठे हुए हैं, अब ये बीए में थे कि एमए प्रीवियस में थे मैं जानता नहीं। ये अपनी कविताओं की एक कॉपी रजिस्टर लेकर आए थे और इन्होंने कहा कि इसको जरा देखिए। तो जो बाएं तरफ वाला पन्ना खाली था उस पर मैंने अपनी टिप्पणियां लिख रखी थी। अब इनको भी खो गया होगा, है रखा है। संजीव हुसैन जो भी पाठ की पाठेश्वर जी ने। अब देखिए ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो अन्यकरण नहीं करते, अदराइजेशन नहीं करते। जैसे जैसे ईगो परिपक्व होता है वैसे वैसे अदराइजेशन होता है। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। हमारे घर में जब बच्चा वो 3 साल का 4 साल का था, बहुत आता था, अर्पित नाम है उसका, अब तो बहुत बड़ा हो गया है, इंटरमीडिएट पहुंच गया है। तो प्रिय खेल उसका होता था कि मैं गुब्बारा जो है वो उसको ऊपर से मोड़ देता था तो ऊपर वाला एक हिस्सा छोटा गुब्बारा बन जाता था, बाकी नीचे बड़ा। तो उसका खेल ये था कि मुझसे बनवाता था। तो मैंने बना दिए 4 गुब्बारे, क्योंकि 4 आदमी का परिवार था उसका। फिर उसने कहा एक और बनाइए। फिर उसने नाम दिया, पापा त्यागी, मम्मा त्यागी, अर्पण त्यागी, अर्पित त्यागी, अंकल त्यागी। तो संजीव हुसैन की तरह ही बात है, शामिल कर लिया उसने। इस संग्रह की कई खुसूसियात हैं। कुछ डिजिटल एलेगरी जैसे बहुत पहले संतोष की एक कविता जो उन्होंने पढ़ के सुनाई थी फॉरेन हॉल में, पेन ड्राइव। तो वैसे ही पासवर्ड जैसी एलेगरी एक डिजिटल को लिया है विवेक ने। बहरहाल वो सब मैं छोड़ता हूँ। अंशु की कविताएं सुनी भी हैं और 1-2 बार उन पर संक्षेप में कुछ बोला भी है। सुनो जोगी का लोकार्पण हुआ था तो मैं काफी नोट्स ले गया था। सारे नोट्स हमारे खो जाते हैं, बोलने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन जो मैं समझ पाया था उस समय, क्योंकि फिर वो मैं पढ़ नहीं पाया, कि जोगी जो है वो अप्राप्य प्यार है, वो सच भी है और भ्रम भी, धोखा भी। वो कभी भी अपने चाहने वाली से प्रेम में बंधेगा नहीं, उसे साथ लेकर नहीं जाएगा, फिर भी उसका आकर्षण दुर्निवार है। वह कवि के प्रेम के तमाम अंतर्द्वंद्वों का आलंबन है। प्रेम की पीड़ा, धोखा, विरह और सैकड़ों अंतर्दशाओं का केंद्र बिंदु है। जब हमारे समय की विभीषिका है इस संग्रह के कवियों ने, उसमें अनेक रूप भरे हैं। जैसे उदासी का रूप बोधी की कविताओं में, खासकर पागलदास। कभी सर्वव्यापी आग जैसा अंशुमान जी की कविता में, कभी अनंत रात या युद्धाक्रांत जीवन जैसे बसंत के यहाँ, और कहीं उलाद जैसे संतोष के। प्रेम कविताएं भी हैं इसमें अलग अलग रंगों की। वसुंधरा पांडे ने कहा ही है कि यही मेरा रंग है। और अंशुल की प्रेम कविताएं बिल्कुल अलग किस्म की हैं, बिल्कुल अलग परिस्थितियों में रची गई। और वहीं संध्या की प्रेम कविताओं में एक निविड़ता है। बहरहाल और बसंत की कविताओं की क्लोज रीडिंग मुझे अभी करनी है, तो प्रेम की कविताओं पर और बसंत जी की कविता पर विशेष रूप से अभी मैं कुछ नहीं कहता। संतोष की कविताओं का मुख्य सरोकार जो है सामाजिक असमानता है, जो भारत में इस वक्त चरम पे है, और सुधांशु जी ने अपने भाषण में उसके बारे में कहा। एक चीज मुझे लगी कि बाजार और वर्तमान सत्ता दोनों अपनी उपलब्धि के बतौर ये बतलाना नहीं भूलते कि उन्होंने एस्पिरेशनल भारत का निर्माण कर दिया है। ये बदले हुए भारतीय हैं जिनको अभी इस बात से संतोष नहीं है गांधीयन आइडियल्स से कि बहुत कम में निर्वाह हो जाएगा। लेकिन हमारे कई कवि इस संग्रह के एंटी एस्पिरेशनल है, वे निराकांक्षी, अपने ढंग से अधिक हड़प लेने की आकांक्षा और दौड़ के खिलाफ। अब रविकांत कह रहे हैं, जो कविता इन्होंने पढ़ी, कि कल भी आज भी और जान लो कि आगे भी मन नहीं मानेगा मेरा किसी सुनसान काली गर्म सड़क के किनारे
खेत की मेड़ के पास उत्फुल्ल लाल फूलों से दागी देह लिए, मुट्ठी बांधे सीना ताने लू सहने की बहादुरी आंकने वाले पट्टे के सिवा और कुछ नहीं बनना चाहता मैं, और कुछ भी नहीं। इसी तरह उनकी कविता जो पाताल कोट है, उसमें जो आदिवासी घर है उस झोपड़ी में, और मोटी रोटियां और टमाटर की चटनी, उसको किसी अरबपति से कोई स्पर्धा नहीं। बसंत त्रिपाठी का एस्पिरेशन क्या है? अपने जूतों से बचते बचाते हुए प्रलोभनों के तूफान में तिनका सजाते हर गली में हर संभावना को सनक की हद तक सहेजते प्यार करते काटनी है ये उम्र। ध्यान बस इतना रखूं कि मेरे हिस्से की धूप किसी की छीनी हुई रोशनी न हो, सुख केवल इतना कि दुखी न हो जाए कोई। आपने बहुचर्चित उपन्यास सुना होगा, कईयों ने पढ़ा होगा, मुझे चांद चाहिए। चांद क्या है? एम्बिशन है, एस्पिरेशन। वाजिब एस्पिरेशन भी हो सकते हैं जैसे प्यार, लेकिन वाजदा खान चांद से क्या कह रही है? इसलिए चांद तुम जहां हो वहीं ठीक हो, इसलिए तुम मुझे मेरे साथ रहने दो, अपने ही भीतर मुझे मेरे होने का अर्थ ढूंढते रहने दो। एस्पिरेशन हरदम उस चीज का होता है जो आपसे बाहर होती है। यहाँ वो कह रही हैं कि मुझे मेरा अर्थ मेरे भीतर ही ढूंढने दो, आप जहां हो वहां ठीक है। अपने अपने तरीके से संग्रह के कई कवियों ने मिथक इतिहास और लोक परंपराओं के साथ वर्तमान का और समकाल का समक्षीकरण यानी जक्सटापोजिशन किया है। इस प्रक्रिया में वर्तमान अधिक पहचान योग्य और संवेद्य बना है। बोधित ने पागलदास में शांता शीर्षक कविता में और दारा शिकोह का पुस्तकालय और अरुणदेव के आंसू, तीनों में ये किया है। और ये काम लेकिन सबसे सक्षमता के साथ किया है अंशु मालवीय ने। खांडव वन जल रहा है, अग्नि उपदेश, हिजरत और हम सब कटुए हैं, 5 में से 4 कविताएं अंशु की मिथक इतिहास और संस्कृति का पुनर्पाठ करती हैं, जिनके माध्यम से वे अपने समय की विभीषिका को और गाढ़ा और व्यापक और संश्लिष्ट अधिक संवेद्य बना देते हैं। वसुंधरा पांडे भी वैशाली के तब के नियम और आज की सामाजिक परिस्थिति में एक सातत्य देखती हैं, जहां आज भी आम्रपाली के अभिशप्त सौंदर्य को उसकी नैसर्गिक प्रीत से वंचित करके उसे नगर वधु बना देने की चेष्टाएं की जाती हैं। संध्या की एक कविता में देखिए तो मनु की संतानें प्रलय को पुकार रही हैं, नूह की कश्ती जो बचाने के लिए थी आस्थावानों को, उससे लोग फेंके जा रहे हैं, प्रजातियां फेंकी जा रही हैं। हम ही भस्मासुर, हम ही रक्त बीज लिखती हैं, हम अहंकारी चांद सूरज को रौंदने को विक्षिप्त, नदी पहाड़ों जंगलों हवा पानी के खिलाफ खड़े हैं पूरी ताकत से। वास्तव में जो वर्तमान की लड़ाई है वो एक साथ इतिहास परंपरा और संस्कृति के धरातल पर भी लड़ी जा रही होती है। न जाने कितनी स्मृतियां और इतिहास विकृत किए जा रहे हैं, कितने गढ़े जा रहे हैं सिंथेटिक तरीके से। संचार माध्यम, फिल्में, उत्सव, मेले इनका रोज पुनरुत्पादन कर रहे हैं, व्हाट्सएप, और उन परंपराओं और उन पाठों का गला घुटा जा रहा है जो एक सांप्रदायिक फांसीवादी राज और समाज में बाधा है, और उन सब प्रतिक्रियावादी माध्यमों का अध्यायों का पुनरुद्धार किया जा रहा है जो उसके साधक है। हमारे कवियों ने, इस संग्रह के कवियों ने इस स्मृति युद्ध में अपना पक्ष ग्रहण किया है, मिथकों का अपकेंद्रण किया है, और उनके भीतर से ही पलटवार इन कोशिशों में देखने लायक है। मैं पागलदास पे आता हूं। कई अच्छी बातें पाकेश्वरी ने कही हैं। काव्यवाचक पूछता है कि अयोध्या में बस कर भी क्यों रहते हैं उदास पागलदास? क्या हुआ था अयोध्या में? न्याय और सत्य की हत्या हुई थी 1992। उसी के गम में, उसी के अवसाद में, उसी अफसुर्दगी में कला को जैसे काट मार गया। और पखावज बादक जो पागलदास हैं, कभी लिखता है, तज गए समारोह, भूल गए कायदा, याद नहीं रहा भराव का ढंग, बचने लगे लोगों से, लोम विलोम की गुंजाइश नहीं रही, बहुत जोर देने पर कभी बजाने बैठते तो लगता पखावज नहीं अपनी छाती पीट रहे। 2-3 घटनाएं याद कीजिए, तब इस कविता का महीन इशारा ज्यादा समझेंगे। 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, और मैं पागलदास के अंदर लाल दास की छवि देखता हूं। लाल दास 1981 से कोर्ट के आदेश से बाबरी मस्जिद परिसर में जो प्रतिमाएं थी राम चबूतरे पे, उनके महंत थे। उन्होंने अडवाणी से अपील की कि रथ यात्रा रोक लें। राम मंदिर के काफी खिलाफ थे, और जब मस्जिद ढा दी गई तो मस्जिद ढहाने वाले कई नेताओं के खिलाफ जो सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन किया, उसमें प्राइम विटनेस थे।
16 नवंबर 1992 की मध्य रात्रि में उनका कत्ल कर दिया गया। मारे जाने से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अयोध्या और आसपास के 50 पुजारी मारे जा चुके हैं, मुझे आश्चर्य है मेरे जैसा व्यक्ति जिंदा कैसे है। राम के नाम में भी आप उनको देख सकते हैं, लालदास को बोल रहे हैं। अभी पिछले साल इंटरव्यू दिया राम का नाम राम पटवर्धन ने कि मैं शर्मिंदा हूं इस बात से लेकर कि आज भी मेरी फिल्म रेलेवेंट है। तो लालदास सत्य और न्याय के पक्षधर थे। उन्हीं का अक्स है उस दूसरे पागलदास में, जो दूसरा पागलदास पखावज वादक पागलदास के भीतर रहता था, जिसकी हत्या हुई। वास्तविक पखावज वादक रामशंकर बाबा पागलदास 1996 में। तो जो पागलदास सच की रक्षा चाहते थे न्याय, वध किया गया उनका, मार दिया गया उनको घेर कर उन्हीं के आंगन में, एकांत में नहीं, उनके लोगों की मौजूदगी में। और पहले पागलदास को छोड़ दिया गया बजाने के लिए, वाद्य कला के संवर्धन के लिए। तो सच में मारे गए महंत लालदास को कवि ने अपने कौशल से दूसरे पागलदास में रूपांतरित कर दिया है, और वास्तविक हत्या यहाँ प्रतीकात्मक बन जाती है। बुजुर्गों का वक्तव्य है, उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। कला और कविता सत्य और न्याय की उपेक्षा या हत्या के बाद भीषण उदासी से घिर जाती है, स्वाभाविक है। फैज की कविताओं को देखिए, उदासी के साथ प्रतिरोध है। और इस उदासी की संक्रामकता को देश काल में विस्तार देता है कवि। कपिलवस्तु में बुद्ध, उज्जैनी में कालिदास, खेतों में फसलें, वृक्षों पर पत्तियां, और दिल्ली पटना दुनिया में जो लोग उदास हैं, एक तरह से देश काल में उसी उदासी को उसने विस्तार दे दिया। 1994 में सहमत की तरफ से अपनी जबान करके ऐसी कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया गया, जिसमें नई पुरानी पीढ़ी के बहुत सारे कवि थे, जो एक तरह से कहिए कि अयोध्या की उस घटना के आलोक में हिंदी कविता की प्रतिनिधि कवियों का चयन था। और असद जैदी और विष्णु नागर ने उसको संपादन किया। तो जैसा कि पार्थेश्वर जी ने भी कहा कि ये 1990 से लेकर के दशक से आज तक ये उदासी और घनीभूत होती चली गई। संयोग देखिए कि राजेंद्र कुमार की का जो अंतिम कविता संग्रह है, उसका नाम है उदासी का ध्रुपद। पागलदास की पखावज मानो आज भी उदासी के ध्रुपद पर ताल दे रही है। आप जानते हैं ध्रुपद गायन में आमतौर पर पखावज से ताल दी जाती है। गंभीर ध्वनि पैदा होती है, गंभीर और मंथर। बोधिसत्व की इस कविता की गति भी मंथर और गंभीर है, ध्रुपद गायन की तरह, पखावज वादन की तरह, और सरयू के प्रवाह की तरह। अंशु मालवीय आज के भारत की विभीषिका के लिए आग का बिंब चुनते हैं, और यह अनायास नहीं है। ये हमारे मिथकों और इतिहास से अनुमोदित है, और वर्तमान के भभकते दहकते क्रूर विभत्स दृश्यों से भी समर्थित है। अग्नि हमारा देवता है। सीता को अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, स्त्रियां सती होती थी। सारे ही चक्रवर्तियों ने यज्ञ की अग्नि में न जाने किन किन वस्तुओं और जीवों को अग्नि का आविष्य बनाया। ये सारे यज्ञ किनके हित में किए जाते थे और हैं, और किनके दाह से वे पूर्णाहुति को प्राप्त होते हैं। कवि ने लिखा है, नगर सेठों के लिप्सा यज्ञों से तृप्त, राजाओं के वासना यज्ञों से कामश्लथ, ब्राह्मण वेशधारी अग्नि को ऑक्सीजन चाहिए अपने यौवन को दहकाने के लिए। उसे चाहिए ताज़ा पेड़ों का लहू, उसे चाहिए पशुओं की चिरायन, उसे चाहिए इंसानी चीख, लकड़ियों की चिटकती कातर पुकार के पार्श्व। आज के दृश्य लीजिए, दहेज के लिए औरतों का घरों में जलाया जाना रुका ही नहीं, रुकता ही नहीं। कोई दंगा ऐसा नहीं जिसमें घरों, दुकानों, जिंदा जिस्मों में आग की लपट न उठती हो। 84 हो, 2002 हो, और भी। ये किनके जिस्म होते हैं, किनकी बस्तियां, किनके घर, किनकी दुकानें जो जल रही होती हैं। अंशु अतीत और वर्तमान के इन तमाम अग्नि दृश्यों को एक विकराल बिंब में बांध देते हैं, जो दरअसल विकास के चंद लाभार्थियों की अय्याशी के लिए करोड़ों अनागरिकों, इन्हीं का शब्द है, के विनाश का रूपक बन जाता है। खांडव वन जल रहा है शीर्षक कविता भले ही कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरते लोगों, असंख्य अवांछित चिताओं और असंख्य मजदूरों का काम के इलाकों में हजारों मील पैदल चलकर जाना, ये प्रथम आवेग हो सकता है, पहला झटका हो सकता है। मुक्तिबोध के शब्दों में कविता का
पहला क्षण, रचना का पहला क्षण, रचना प्रक्रिया। उसके बाद एक पूरी फैंटेसी उससे आकार लेती है और उसने एक राष्ट्रीय रूपक की शक्ल ले ली है इस कविता में। दम घुटने से भाग रहे हैं पशु रंभाते हुए, परों से पकड़कर चिड़ियों को वापस लपटों में पटक रहा है अग्नि। भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन एक चुल्लू ऑक्सीजन के लिए छटपटाते हुए भाग रहे हैं जंगल के बाहर त्राहिमाम। ये कौन है आज के भील, कोल, किरात, नाग, अनागरिक जन? इनकी जगह बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं किसान, मजदूर, आदिवासी और अल्पसंख्यक। यही है अनागरिक जन, जिनमें से बहुतों के नाम भले ही नागरिकता रजिस्टर में दर्ज हो जाए, लेकिन नागरिक अधिकार उनके पास नहीं होंगे, इसलिए वो अनागरिक ही रह जाएंगे। तो आधिपत्य की अग्निदाही परंपरा वर्तमान में जब फिर से अभिमंत्रित की जाती है, तो वह न केवल अनागरिक जन को जलाती है, बल्कि अतीत की प्रतिरोधी परंपराओं को भी जलाती है। इसलिए अग्नि उपदेश शीर्षक कविता में बुद्ध से जुड़े तमाम प्रतीक जल रहे हैं। बुद्ध किन मूल्यों के प्रतीक थे? सत्य, न्याय, समता और शांति। दोनों कविताओं को मिलाकर पढ़िए तो एक ओर वर्चस्वशाली वैदिक परंपरा है, तो दूसरी ओर प्रतिरोधी श्रमण परंपरा। एक जला रही है, दूसरी जल रही है, और इसी आग में राष्ट्र जल रहा है धम्म चक्र, मुक्ति जल रही है, समानता जल रही है, न्याय जल रहा है, भविष्य जल रहा है। मातंग की जा रही भीड़ हत्या, आम्रपाली बलात्कारियों से बचकर भाग रही है वैशाली की सड़कों पर। भूख से पीड़ित हो अपनी बच्ची को बेच रही है गौतमी। कपिल वस्तु के प्रासादों के सामने अमात्य बलात्कारी हैं, मंत्री हत्यारे हैं, विदूषक हैं पुरोहित, राजा स्वेच्छाचारी हैं। खेतों में फसलों के साथ जल रहे हैं किसान। त्रिशूलों पर उछाले जा रहे हैं दासों के शीश। अंगुलिमाल जल रहा है, शरण जल रही है, दया जल रही है, सब कुछ जल रहा है मुक्ति का। सारा आर्यावर्त घृणा की आग में धू धू कर जल रहा है। अतीत के पट पर वर्तमान का और कौन सा प्रामाणिक चित्र आप देखना चाहें? अंशु ने, यही खत्म कर देना हूं, अंशु ने अतीत के घटनाक्रम को वर्तमान कालिक क्रियाओं में व्यक्त किया है। कारण यह है कि वे चीजों के बीचों बीच होना चाहते हैं। अतीत के बीच विद्यमान नहीं हुआ जा सकता, अतीत ही हमारे बीच में विद्यमान होता है। अंशु का कवि इस विकराल आग के बीचों बीच होने की प्रतिज्ञा के साथ है। वह यह बीत जाने के बाद का नहीं, बीतते क्षण का कवि। इसलिए कविता में इतनी खौल है, इतना उबाल है। जल रहे इस टायर में डालकर गर्दन अपनी, जो इन्होंने अपने आत्मकथन पे लिखा है। मैं जल मरूंगा तबाह होते अपने शहर के साथ। मैं इस मंजर में शामिल होना चाहता हूँ, मैं शामिल होकर इस मंजर में इसको बदलना चाहता हूँ। जो सुधांशु जी ने शुरू में नजरुल की कविता सुनाई थी कि मेरे ही खून से लिखा जाना चाहिए, तो जो शामिल होना है, जिस समय घटना हो रही है उसके बीचों बीच होना है, ये जो कवि की प्रतिज्ञा है, ये बाद का कवि नहीं है, बीतने के बाद का, ये उस क्षण का कवि है। और मैं समझता हूँ कि इन कविताओं से एक बड़ी आश्वस्ति मिलती है इलाहाबाद के लिए, और इलाहाबाद में बहुत कुछ है।